ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो हम जरा उसको जल्दी से रिकैप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द physics, right? What do we study in physics? Yes. Okay. So Uh, we study about the we nature, yes, and mm, we study about the changes that is linked with the energy, right, and properties of matter also. mm, Okay. Actually, yes. then we had a definition of matter, right? और मैटर के अंदर हमने फिर Yes. स्पेस की भी बात की थी। ठीक है, दैट हैज अ वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ जो स्पेस की बात हो रही है Yes. दैट इज कॉल्ड ए वॉल्यूम, राइट? एंड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट वॉल्यूम इज। ठीक है, एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मस्ट हैव द वॉल्यूम। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हमने फोर्सेस की बात की थी कि ठीक है, Yes. फोर्सेस क्या होती हैं। फोर्सेस जो है वो आपका पुश और पुल होते हैं, राइट? आपका फोर्सेस जो है वो पुश और Yes. पुल होते हैं, राइट? Okay, Yeah. so forces can change. Force can change a shape. Force can change a speed and cause heat. Mm, and And then force, yes, also, force can change a direction, right? ठीक है. yes. All right. In order to bring the change in the direction, we have to have the greater force, ठीक है, from the opposite side. ठीक है, दूसरी साइड से हमारे पास Yes. ग्रेटर फोर्स होनी Yes. चाहिए, सो टू हैव द अनबैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था अनबैलेंस का। सो वी आर गोइंग टू Yes. अनपैक दैट वर्ड अनबैलेंस्ड। तो हमें सबसे पहले बैलेंस और अनबैलेंस को भी लेके चलना है। ठीक है, सो फोर्सेस की हमने बात की थी, इट इज पुश और पुल। ठीक है, ऐसा यूनिट हमने देख लिया था, स्टैंडर्ड Mm, यूनिट देख लिया था, दैट इज न्यूटन। और हम यूनिट की बात क्यों करते हैं? बिकॉज एवरी क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, ठीक है, मस्ट हैव अ सुटेबल यूनिट, बिकॉज व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग यू हैव टू हैव द यूनिट। ओके, आप किसी यूनिट में बताते हो। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि 1 आवर फोर्स और 1 सेकेंड फोर्स और 1 किलोग्राम फोर्स। सो these all are not the units of forces, right? तो फोर्स का आपके पास जो स्टैंडर्ड yes. यूनिट होगा दैट्स गोइंग टू बी अ न्यूटन। ओके, No, उस आप अगर सिंबल लिखोगे तो कैपिटल एन लिखोगे, और अगर कंप्लीट लिखोगे तो आप न्यूटन लिखोगे विद द स्मॉल एन। ओके, स्मॉल एन के न्यूटन mm, जब कंप्लीट लिखोगे, ठीक है, नेम ऑफ द यूनिट लिखोगे तो आप स्मॉल एन से लिखोगे। ठीक है, oh, देन okay. we also saw the definition of physical quantity, what physical quantity is, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, with appropriate instrument, ठीक है, and has unit, they are considered under the physical quantity। ठीक है, so we Mm, have couple of examples of physical quantities like pressure, volume, area, mass, temperature, weight, force, and distance, time, length, etc. Okay, now we are going to unpack uh, द फोर्स, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, हम इसको और मजीद डिटेल में देखते हैं फोर्स को। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क वन yes. क्वेश्चन हियर कि आप मुझे ये बताओ कि इज खुजैमा हियर? खुजैमा, आप हो यहाँ पे? ठीक है, ऑलराइट। यस, so this is very easy question. I don't think that it would be difficult for the students. Which property of a solid Mm, object cannot be changed by the application of a force? ठीक है, the options are length, shape, mass, and the D option is speed. Yes, so yes. mass, so mass can never Yes. can neither be created nor be destroyed, right? ठीक है, तो ये मास हम Mm, चेंज नहीं कर सकते।
So mass is a constant quantity, right? A constant quantity. Okay, unless you add something in it, then the mass would be increased. Okay, for example, you Hmm. have taken acha, can anyone tell me any metal in the powder form? Yes, कोई metal बता दें जो powder form में हो. चलें ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, राइट? मैग्नीशियम, ठीक है, पीसेस ऑफ मैग्नीशियम ले लेते हैं. ओके, पीसेस ऑफ मैग्नीशियम. अब आपके पास पीसेस ऑफ मैग्नीशियम है इन अ कंटेनर, राइट? अब ये जितने भी पीसेस होंगे, ठीक है, सो व्हेन यू वे इट, जब आप इसको वे करोगे, ठीक है, बैलेंस के साथ, बैलेंस के ऊपर रखोगे और आप इसको वे कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू गेट सम मास. ओके, तो आपका मास लेट Hmm. से आ गया 10 ग्राम, राइट? So what do you think, when you add more pieces of magnesium, would the mass be increased? ऐसा ही Yes. होगा ना? So yes, we are actually adding some of the particles of the magnesium. That's how the mass is going to be increased. Otherwise, mass remains constant, right? By applying Hmm. force, mass cannot be changed. Okay, right? Okay. Or Yes. with other means of changes, mass cannot be changed. But when you add something in it, okay, of the same nature of that particular material or a compound or any substance that you add in it, then the Hmm. quantity would be increased. That's why we consider the definition of mass is, what is mass, beta? The quantity of the The quantity of quantity of matter yeah, in an object. yes, quantity of matter. Quantity of matter present in a body. ठीक है, in a body relative to the relative to the uh, relative to the observer. Okay, remember, हम ऑब्जर्वर को कंसिडर करते हुए हम ये कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मैटर रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर हम देखेंगे. ओके, Hmm. राइट? Yes. All right. So we were discussing the concept of mass, right? And you all know the basic definition of mass, right? हमने मैटर देखा, फिर मास देख लिया, ठीक है? तो the standard unit of mass is किलोग्राम, right? ऐसा ही है. और हम इसको सिंबॉलिकली भी राइट kg, किलोग्राम, kg, राइट? ठीक है. अच्छा, over here I have used the term relative to the observer. Relative to the observer. ठीक है, तो बेटा relative to the observer हम क्यों कह रहे हैं? जी बेटा, because remember the measurement of mass, ये बात आप लोग याद रखिएगा. ये बात आपको कहीं फिलहाल अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर हमारी सिर्फ अभी जो बुक है होडर्स की, ठीक है, उसके अंदर ये डेफिनेशन है. ठीक है, तो उसकी और मजीद आपको जो है ना वो डिटेल्ड यहाँ पे मैं एक थोड़े से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, ऑल्दो इट इज नॉट नीडेड, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट फॉर योर कॉन्सेप्ट. ओके, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, बिकॉज it's a measurement of mass, right? Because the measurement of mass Correct. can vary. Yes, Wait, my internet was unstable. it's My okay. internet was unstable. I didn't heard what you said. Okay. Can you please I repeat? mean, ठीक है, it is also being recorded, so you can later after the class you can have it. But I'm repeating, mass, we have had just definition of mass, right? Now over here you just see relative to an observer. So why are we referring relative to the observer? It is something that we should include observer's frame, okay?
where the observer is standing and then is observing any object, और उसका फिर हम मास या मैटर की बात कर रहे हैं, क्या ये मैटर करता है इस बात को कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ठीक है, सो यस इट मैटर्स. So that's why we are going to write this, the quantity of matter present in a body, it should be relative to the observer, okay? Because the measurement of mass can vary depending on the observer's frame of reference. वो किस जगह खड़ा हुआ है, वो किस फील्ड में है, ये मैटर करता है. ठीक है, right? Field का मतलब क्या होगा? I'm going to explain it. Okay. So because the measurement of mass can vary depending on the observer's frame of reference. Okay. Frame of reference आपका क्या होगा? जिस जगह है, जिस फील्ड में है, right? ठीक है. तो remember, it's the relative motion between the object and the observer, right? ठीक है. तो mass is actually fundamental property. Mass is what? Fundamental property. Mass is Fundamental property. fundamental property. Mass is fundamental property, right, of an object. Okay, so it represents the amount of matter. Yes, it contains. It is a measure. It is a measure of how much force is needed to I should say accelerate. Now again I have introduced another term, accelerate here. ठीक है, आप यहाँ पे accelerate को कह सकते हो change of speed. Okay, with a different speed. ठीक है, the object is moving with a different speed, right? Is needed. How much force is needed to accelerate, right? An object, to accelerate an object, right? That is the mass, right? तो वो जो आप कर क्या रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो ना कितनी फोर्स चाहिए कि ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए. That is going to be the mass. ठीक है, the measure of how much force is needed. The measure of how much force is needed to accelerate an object. And why are we considering the force? Again, अब हम फोर्स की जब बात करने लगते हैं ना, तो अगेन वी शुड टॉक अबाउट द फील्ड, राइट? हमें फिर फील्ड का पता होना चाहिए. अब फील्ड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत. मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है. देखो फील्ड क्या होता है? फील्ड एक रीजन होता है, रीजन और अ स्पेस, रीजन और एरिया और स्पेस, राइट, अराउंड अ मैग्नेट. ठीक है, अगर हम एक मैग्नेट के इर्द गिर्द सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो दैट्स गोइंग टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ठीक है, स्पेस, रीजन और एरिया अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट, जिसकी वजह से मैग्नेट, ठीक है, अराउंड मैग्नेट through which another magnet can experience a force of attraction और रिपल्जन. अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको जरा समझें आप लोग. मैंने अभी आपको फील्ड देखो, फोर्स को समझाने के लिए मुझे फील्ड में जाना पड़ा. मुझे फील्ड समझाने के लिए मैंने एक हेल्प ली है एक टर्म की, मैग्नेटिक फील्ड की, राइट? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक फील्ड का लफ्ज यूज किया, दैट इज स्पेस, रीजन और एरिया अराउंड अ मैग्नेट. सो इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास एक मैग्नेट है दैट मस्ट हैव अ नॉर्थ एंड साउथ, राइट? तो बेटा उसके सराउंडिंग में जितना भी हमारे पास स्पेस होगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. और ये स्पेस, ये रीजन दूसरे मैग्नेट के साथ भी अट्रैक्शन शो कर सकता है और रिपल्जन शो कर सकता है, राइट?
so that another magnet can experience a force of attraction or repulsion, right? Clear है ये बात? अब इसी तरीके से हमारे प्लैनेट्स के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है, राइट? ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मास, राइट? ऐसा ही है, हैव मास। तो बेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, तो उसके सराउंडिंग में जितनी भी स्पेस होगी वो क्या कहलाएगी? एक फील्ड कहलाएगी, राइट? और वो फील्ड होगी ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहेंगे बेटा हम उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे हम उसको? व्हाट डू वी से इट? ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? इज इज क्लियर टू यू कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या Yes. होगी भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि फील्ड तो फील्ड है ना, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते कि फील्ड क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम Yes. इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। ओके, so we should know the definition of gravitational field as well. So we are going to write the definition here. Gravitational field is the region, जैसा भी मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्लेन किया, इसी तरह आप ग्रेविटेशनल फील्ड का भी खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यू कैन राइट द डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन around a massive, अच्छा, why am I using the word massive here? Massive object, क्योंकि जो मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं होंगे उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे, राइट? ठीक है, जितना मास कम होगा उसकी Oh, ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगी, जितना मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी, राइट? दैट्स व्हाई सन सिंस सन हैज अ ह्यूज मास, दैट्स व्हाई इट हैज अ large gravitational field. This is clear? ठीक है, gravitational field is the region around a massive object where gravity can be detected, or we can say experienced. ठीक है? अच्छा, डू यू थिंक आप दो प्लैनेट्स हैं और उनकी ग्रेविटी, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, दूसरी ग्रेविटेशनल फील्ड है, कैन दे कैंसल आउट? ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट 1 एंड प्लैनेट 2, ठीक है? तो इसकी अपनी फील्ड होगी, इसकी अपनी फील्ड होगी, कैन दे कैंसल आउट? यस, कैन दे कैंसल आउट एट दिस पॉइंट? जी बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, ठीक है? तो रिमेंबर कि ग्रेविटेशनल fields can cancel each other at a specific points, ठीक है? And that point is called, we call that point, ये आप लोग के सिलेबस में ना होगा, बट लोअर सेकेंडरी में इसकी कोई बात नहीं की हुई, ओके? we call that point null point, okay? null point, ठीक है? and the resultant force और द नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं, और नेट फोर्स, और वी आल्सो कॉल इट सम ऑफ ऑल फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स को हम सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी कहते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है? ये रिजल्टेंट फोर्स को नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स का मतलब भी क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस, राइट? ठीक है, yes. तो नेट फोर्स और सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स और सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, कहाँ पर बेटा? नल पॉइंट पे। नल पॉइंट कहाँ क्या होता है?
जहाँ पे फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, जहाँ पे फील्ड एक दूसरे को क्या कर देती है, फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देती हैं बेटा, कैंसिल कर देती हैं, हाँ, राइट, दे कैंसिल ईच अदर एंड द पॉइंट दैट इज कॉल्ड ए नल पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट फील जीरो ग्रेविटी। वहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या फील करेगा, ग्रेविटी जीरो फील करेगा। इज दिस क्लियर? वहां पे ग्रेविटी yes, जीरो फील होगी, और अगर ग्रेविटी जिस जगह पे जीरो हो वहां पे वेट विल ऑल्सो बिकम जीरो, वेट becomes zero. Okay, clear? समझ आ गया? Because yes. weight depends on what? Weight depends on The gravity. amount of gravity. Yes, weight depends on strength of gravity. Okay, strength of gravity. ठीक है? For example, my mass is 67 kilogram, right? ठीक है, ऑन अर्थ, Hmm. ऑन अर्थ। ठीक है, तो क्या ये मून पे भी 67 होगा या मून पे कम हो जाएगा जाके? मून पे कम हो जाए। बेटा अभी हमने पढ़ा था मास नेवर चेंजेस, मास अच्छा इट हाँ, इज, यस। यस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा ना, अनलेस अनलेस कि मैं अपनी बॉडी के अंदर कोई और पार्टिकल्स ऐड करवा लूँ, तब जाके ये मास इंक्रीज होगा। ओके, सो इट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट एवरीवेयर, रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट, एवरीवेयर। ठीक है, ठीक है जी। तो अब यस। हम इसको क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ पर होती है that is 10 Newton per kg. But for O levels student like जो अपेयरिंग है 5054 या 0625 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे कि 9.81 न्यूटन पर केजी आपने स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी लेनी है। ठीक है, फॉर लो सेकेंडरी यू आर गोइंग टू टेक 10 न्यूटन पर केजी। ओके, हम्म। अच्छा जी, राइट, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ। तो अगर मैं इसकी वेट की बात करूं कि आप वेट मुझे बता दें, तो मेरा वेट बन जाएगा, मुझे मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी से, राइट, मुझे मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी से। दैट मीन्स माय मास इज 670 67 एंड देन सो इट्स गोइंग टू बी 670 न्यूटन, राइट। न्यूटन। ओके, नाउ I यस। I go to moon, right? When I am on moon, I am on moon. अब मैं मून पे चला गया हूँ, ठीक है जी। तो मून पे जैसे ही गया हूँ तो मेरा मास तो इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है, यस। मास इज 67 किलोग्राम, बट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी वुड गेट डिक्रीज्ड, और ये चीज आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, वो बन जाएगी आपकी 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम, राइट। अब हमें हम्म। वेट निकालना है, तो जब हम वेट की बात करेंगे तो अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, आई हैव टू मल्टीप्लाई द मास विद ग्रेविटी, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। ओके, और ये चीज बन जाएगी आपकी मास 67 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ठीक है, तो फिर आपका क्या आंसर आएगा, 67 टाइम्स 1.6 इज गोइंग टू बी 107, 107.2 Newton. Now, my body will face less downward force or the force that is acting towards the center. तो वो फोर्स मुझे अब कम लग रही है, ठीक है, इज इज क्लियर? वो फोर्स मुझे कम लग रही है, दैट इज लेस, ठीक है, दैट इज लेस देन द फोर्स बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ पे जो फोर्स थी, ठीक है, फॉर अर्थ, वो अर्थ के लिए ये था, फॉर मून वो ये था। तो अब क्या एक ऐसा प्लेनेट हम बना लें जहां पे नेग्लिजिबल वेट होगा, ठीक है, या वेट होगा ही नहीं, तो ऐसा प्लेनेट या ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटी जीरो होगी वहां पे वेट मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो यस। फाइंड विच पॉइंट, सो
I can ask this question, which point does my weight becomes 0? जी, null point. this is called null point. Okay, उसको हम null point कहते हैं. Null point or the point where gravitational fields cancel each other. Conflict. ठीक है, and gravity becomes 0. Is this clear? I hope everything is clear. ठीक है. अच्छा, अब हम कुछ एरोज वगैरह की बात करते हैं. एरोज वगैरह का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है. और अच्छा, यहाँ पे एक मुझे इससे पहले, बिफोर दैट, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड यू पीपल आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस क्लास के what mm, at which planet or star, ठीक है, at which planet, चलो planet ही कर लेते हैं, सही है. At which planet will will my at which planet, एक मिनट, ये you can join now. ये यार इतनी लेट, चलो ओके, ऑलराइट. At which planet will my weight be greatest? Yes, you have to find out the planet. Okay. जी और वहाँ पे आपने जाके देखना है कि वो कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे आपका वेट ग्रेटेस्ट होगा, एंड राइट डाउन द रीजन, सो यू कैन conclude your understanding that weight depends on W. That means weight depends on the strength of gravity. Okay, strength of gravity. ठीक है, तो यहाँ से हमने आज क्या लर्निंग की कि if gravity increases the weight would also be increase. ठीक है, और अभी हमने एक ऊपर एक बात की थी, मैसिव ऑब्जेक्ट की बात की थी हमने. ठीक है, तो मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा होता है इनकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा होती है. सो अगेन वन पॉइंट वी हैव लर्नड टुडे, दैट इज, एक और पॉइंट हमने क्या लर्न किया है कि greater the mass greater the mass greatest yeah, greater the the greatest strength of strength of gravity. gravity, strength of gravity. ठीक है, और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी बड़ी होगी या ग्रेटर होगी, तो उतनी ज्यादा इट विल हैव फार कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. ओके, ठीक है. दैट्स वाई ब्लैक होल क्या है आपका, एक ब्लैक होल भी हमारे पास एक रीजन आ गया. ठीक है, जिसकी आपके जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी है दैट इज ह्यूज. ठीक है, इवन वो लाइट को भी अपने पास एब्जॉर्ब कर रही है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ ब्लैक होल, राइट? सो यू कैन फर्दर स्टडी अबाउट द ब्लैक होल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी. ऑलराइट. अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ रही है. आफ्टर दैट मुझे फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करना है. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम, रिमेंबर क्या होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम शोज, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, FBD. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम
shows the external forces that act on an object, right? And represented by arrows, right? Represented by arrows. ठीक है? Actually, all forces should be drawn at the correct position. ठीक है? जैसे अगर हम वेट की बात करेंगे तो नोट हमारा वेट की जो डायरेक्शन होगी, जो एरो होगा, वो कैसा होगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is at the center of gravity. ठीक है? pointing downwards. ठीक है? और इसी तरीके से अगर हमारे पास फ्रिक्शन की बात होगी तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स. ठीक है? दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है? दैट कॉजेज द हीट एज वेल. ठीक है? जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो दैट वन फोर्स बिकम्स अ फ्रिक्शन. ओके? सो फ्रिक्शन फोर्स between a block, okay, and the ground, is between the two surfaces. ठीक है? let me elaborate further कि यहाँ पर आप वेट की बात कर रहे हो तो उसका वेट कहाँ होगा? फ्रॉम सेंटर टू डाउनवर्ड, राइट? और कुछ बुक्स के अंदर ये ऐसे भी लिख बना हुआ होता है कि आप यहाँ से ऐसे बना दो. ठीक है? सो दैट इज द सेम थिंग. आपने वेट को डाउनवर्ड बनाना होता है. ओके, राइट? अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन, तो अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, and the direction of the motion of that object is right towards the right side, let's say, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके राइट साइड पर है. Direction of motion is towards the right side, so the friction is going to be the left side. आपकी जो फ्रिक्शन होगी वो लेफ्ट साइड पर होगी. ठीक है? so this is going to be your friction. क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का एरो देखो मैंने थोड़ा लार्जर बनाया है ना, तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी इज स्टिल मूविंग टू द राइट साइड. ठीक है? सो द what we can conclude here, the size of of um, of direction of motion, the size of an arrow, of direction of motion is greater, ठीक है, is greater than friction arrow. So what does it represent? That the body is moving towards right side. ठीक है? That means
body is moving toward right side, towards right side. ठीक है, जो एरो बड़ा होगा हम वहीं पे बॉडी को कंसिडर करेंगे कि इट इज मूविंग टू दैट साइड. ओके. The second thing, if the arrows are equal, for example, if the forward arrow and the backward arrow, 1, 2, 3, 4, and almost 5, 1, 2, 3, 4, and almost 5, right? So if both arrows are equal in opposite in direction, okay, let's say this is F1 force, this is F2 force. So the size of the arrow are equal. That's why the resultant force becomes 0. That means body is at rest, is at rest. Okay, clear? Is this clear to everyone? Yes. All right. Yes. Okay. So inshallah, we'll be doing the past paper questions in the next class.